दुनिया भर में महंगाई अब नरम पड़ने लगी है। ब्रिटेन में भी मुद्रास्फीति नरम होकर नवंबर में 10.7% पर आ गई, जो अक्टूबर में 41 साल के उच्चतम स्तर 11.1% पर थी। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी जेब, आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर है भारत की आर्थिक वृद्धि से जुड़ी हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को लेकर अच्छी बात कही है। और क्या है अच्छी बात? दरअसल एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा है। हालांकि एडीबी का अनुमान है कि एशिया की वृद्धि की रफ्तार पहले के मुकाबले कुछ कमजोर रहने वाली है। एडीबी ने 2022-23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान जताया है। ये सितंबर के अनुमान के समान ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एडीबी ने कहा कि इस साल एशिया 4.2% की दर से बढ़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल लेवल पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है, जिसकी वजह है उसकी मजबूत घरेलू बुनियाद। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। एसबीआई के बाद अब देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी जो है वो लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी। एचडीएफसी बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज को बढ़ा दिया है। अब एचडीएफसी बैंक सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा 7.75% का ब्याज ऑफर कर रहा है। बैंक ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी बैंक ने अपनी कुछ एफडी पर की है। ब्याज की नई दरें 14 दिसंबर से लागू हो गई हैं। एचडीएफसी बैंक 15 से 18 महीने वाली एफडी पर आम जनता को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.5% की दर से ब्याज की पेशकश कर रहा है। और क्या भारत में बन रही है स्टैगफ्लेशन की स्थिति? सवाल बड़ा है। आइए जानते हैं इस पर वित्त मंत्री ने क्या कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि स्टैगफ्लेशन तब होता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो और महंगाई की दर ऊंची हो। नए डाटा के मुताबिक खुदरा और थोक महंगाई दर कम हुई है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, इसलिए यहां स्टैगफ्लेशन की स्थिति नहीं कही जा सकती। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत सरकार महंगाई को और कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। जरूरी चीजों के दामों पर सरकार की नजर है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 21 महीने के निचले स्तर 5.85% पर आ गई है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक खर्च बढ़ाने के लिए आम बजट में एक और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाने का संकेत दिया। अब बुलेटिन की चौथी खबर। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। नॉन मेट्रो सिटी में रहने वाले कर्मचारी अपनी सैलरी का 50% हिस्सा एचआरए डिडक्शन में क्लेम कर सकेंगे। अभी नॉन मेट्रो सिटी में रहने वाले कर्मचारियों को अपनी सैलरी का केवल 40% ही एचआरए डिडक्शन के लिए क्लेम करने की अनुमति है। सरकार अब मेट्रो सिटी की तर्ज पर नॉन मेट्रो सिटी में भी इस लिमिट को बढ़ाकर 50% करने पर विचार कर रही है। अभी केवल दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में ही सैलरी का 50% एचआरए में क्लेम किया जा सकता है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वित्त मंत्री से मेट्रो सिटी की श्रेणी में और शहरों को शामिल करने की मांग की है। अगर उनकी ये मांग मान ली जाती है तो बहुत जल्द महानगरों से बाहर रहने वाले कर्मचारी भी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एचआरए में क्लेम कर पाएंगे। अब जो खबर है वो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने एक गारंटीड फ्यूचर फॉर्चून प्लान लॉन्च किया है। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो एक पॉइंट ऑफ सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। यह प्रोडक्ट ग्राहकों को 2 तरह के प्लान ऑप्शन के पेशकश करता है। एक ऑप्शन है गारंटीड सेविंग ऑप्शन, जो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पर एक लमसम अमाउंट प्रदान करता है, और दूसरा ऑप्शन है गारंटीड कैशबैक ऑप्शन, जो ग्राहकों को हर 5वें साल पर गारंटीड कैशबैक देता है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज के भुगतान पर 31 दिसंबर तक छूट देगी। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सरकार की आवास कर ब्याज माफी योजना के तहत अनुमानित 1000 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के साथ संपत्ति के मालिकों या कब्जाधारियों को
31 दिसंबर 2022 से पहले टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। इस योजना के तहत बकाया हाउस टैक्स पर समूचे ब्याज को माफ किया जा रहा है। पहले 25% लोग ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते थे, लेकिन संपत्ति पहचान पत्र बन जाने से अब सभी लोग शहरी स्थानीय निकाय विभाग को टैक्स का भुगतान करेंगे। और हवाई अड्डों पर जो भीड़ हो रही है, अगर आप उससे परेशान हैं तो ये खबर आपको राहत दे सकती है। हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ने के बीच नागर विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को अपने चेक इन और बैगेज काउंटर पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों को हवाई अड्डों के एंट्री गेट पर इंतजार में लगने वाले समय के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को यह सुझाव हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की शिकायतें सामने आने के बाद दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों को प्रवेश करने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे वहां पर काफी असहज स्थिति पैदा होने लगी है। इस समस्या को दूर करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और ये कदम भी उन्हीं में से एक है। अगर आपने पेटीएम के शेयर खरीदे हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए है। पेटीएम का परिचालन करने वाली डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अपने शेयरों को बाजार से खरीदने की यानी बायबैक करने की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी 810 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 850 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की पुनर्खरीद करेगी। 197 कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी ने पुनर्खरीद कार्यक्रम के लिए शेयर बाजारों के जरिए खुले बाजार मार्ग का विकल्प चुना है। प्रक्रिया अधिकतम 6 महीने में पूरी होने की संभावना है। अधिकतम पुनर्खरीद मूल्य 810 रुपये प्रति शेयर है, जो बीएसई में मंगलवार को बंद भाव 539 रुपये प्रति इक्विटी से 50% ज्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अगर योजना बना रहे हैं आप तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए है। वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड महाराष्ट्र के पुणे में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और विकास पर 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, निवेश करेगी। महिंद्रा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। कंपनी अपनी सब्सिडरी के जरिए विनिर्माण सुविधा महिंद्रा के आगामी बॉर्न इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और उत्पादन पर निवेश करेगी। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी इंग्लो ईवी प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसे एक्स यूवी ब्रांड और बिल्कुल नए सिर्फ इलेक्ट्रिक ब्रांड बीई के तहत पेश किया जाएगा। अब खबर शेयर बाजार से पैसा बनाने वालों के लिए है। देश में अगले 5 साल में 100 से अधिक मैच्योर और बड़े स्तर पर लाभ कमाने की राह पर अक्सर स्टार्टअप कंपनियां देखने को मिलेंगी। इसमें से 80 स्टार्टअप में आईपीओ लाने की क्षमता होगी। रेडसीर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स ने आईपीओ पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब तक 20 स्टार्टअप कंपनियां आईपीओ ला चुकी हैं। बाकी जो अन्य 80 स्टार्टअप कंपनियां हैं वो भी आईपीओ लाने की तैयारी करेंगी। एचएसबीसी के सहयोग से तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक कंपनियां वृद्धि को प्राथमिकता दे रही हैं। अब आज की आखिरी खबर एक नए आईपीओ से जुड़ी हुई है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म केफिन टेक्नोलॉजीज का 1500 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 19 दिसंबर को खुलेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 347 से 366 रुपये प्रति शेयर तय किया है। एंकर निवेशक 16 दिसंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। कंपनी के मौजूदा प्रमोटर जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड PTE लिमिटेड 1500 करोड़ रुपए तक के शेयर बेच रहा है। इस निर्गम से कंपनी को कोई आय नहीं मिलेगी, क्योंकि आईपीओ से मिली पूरी राशि प्रमोटर के पास जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की और काम की खबरों को सुनना देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें ज़रूर दें। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगर मनी9 के बाकी तमाम खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी गुरुवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, सायोनारा।